दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं समय देश में लगातार राजनीतिक हलचलें तेज हो रही हैं और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में लगातार तमाम तरह की उठापटक भी सामने आ रही है। जैसे नीतीश कुमार का पाल बदल आप सभी ने देखा और इस समय उत्तर प्रदेश भी की जो राजनीति है वह भी बड़ी चर्चा में है। खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल के बारे में तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में इस समय चल रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको लेकर ऐसा कयास कुछ एक वर्ग लगा रहा है कि वह बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा ना तो लोकदल की तरफ से हुई है, ना बीजेपी की तरफ से हुई है। हालाँकि लोकदल से जुड़े कुछ लोग ये कहते हैं कि यह सब कोरी अफ़वाहें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से अटकलों का बाज़ार गर्म है और लगातार ये चर्चाएँ हो रही हैं, इसने राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की नई अटकलों को जन्म दे दिया है, नए कयासों को जन्म दे दिया है। और जहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, चाहे डिंपल यादव हों या शिवपाल यादव हों, सभी ने इस बात का खंडन किया है कि जयंत चौधरी कहीं जा रहे हैं और लेकिन सभी की निगाह लगातार जयंत चौधरी की तरफ लगी हुई है। हालाँकि उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस संदर्भ में नहीं आया है कि यह जो बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है या सारी ये गलत है। इन्हीं बातों को लेकर जो राजनीतिक क्षेत्र है, उसमें ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की जो मुख्य भूमिका है राष्ट्रीय लोकदल की उसके अंदर उत्तर प्रदेश में खास तौर से, अगर वह भी छिटक जाते हैं इंडिया गठबंधन से, तो उनकी जो राजनीतिक जो संघर्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर, वह किस दिशा में जाएगा और जो क्या स्थिति उसकी बनेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार का बिहार में जाना इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से एक बड़ा अहम बात है और साथ ही विपक्षी जो बीजेपी है इस समय, वह लगातार इस प्रयास में कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, उसके जो सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन्हें कैसे कांग्रेस के से अलग किया जाए या उनमें ऐसे विरोधाभास पैदा किए जाए कि उससे उनका परसेप्शन ही पूरा नेगेटिव चला जाए। इन्हीं बातों के साथ तमाम तरह की राजनीतिक जो बातें इस समय हो रही हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं, उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ ही उस पर चर्चा करने के लिए देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश सहचल जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और राजनीति के विभिन्न कालखंड उन्होंने देखे हैं कि किस तरह से राजनीतिक जो पार्टियाँ या उनके जो बड़े नेता हैं, किस तरह से कब आस्था बदल लें, कब किसके पाले में चले जाएँ, उनका कुछ बारे में कहा नहीं जा सकता है। और कहा जाता है कि राजनीति केवल सत्ता का गणित बैठाने के लिए ही कही जाती है और लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं, पार्टी ऐसी जो विचारधारा की बात करती हैं। ऐसे में आज के समय में जो विचारधारा है या सत्ता का गणित कौन-सा महत्वपूर्ण है, इसी बातों पर चर्चा करते हैं राकेश अचल जी से। राकेश जी, आपको क्या लगता है जो वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह से उसमें राजनीतिक नेताओं की जो कार्यशैली देखने को मिल रही है, उसको आप किस तरह से रेखांकित करते हो? खासतौर जयंत चौधरी की जो बात इस समय चल रही है, क्या जयंत चौधरी एनडीए में जाएँगे या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? क्योंकि पिछले 10 साल का जो उनका बीजेपी के साथ संघर्ष का इतिहास रहा है, ऐसे में क्या उनका जाना उचित है? क्या लगता है आपको? धन्यवाद कौशिक जी। देखिए, आज का जो परिदृश्य है, ये मोदी युग का की राजनीति का परिदृश्य है और इसमें राजनीति में विश्वसनीयता और नैतिकता, ये जो दो दो मूल तत्व राजनीति के होते हैं, ये दोनों सिरे से गायब हो गए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार में जिस तरह से नीतीश बाबू अपनी पार्टी के साथ ले जाके पूरी सरकार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। तो नीतीश बाबू एक ज़माने में धर्मनिरपेक्षता के ध्वजाधाक वाहक होते थे, सबसे आगे चलते थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन का जब नामकरण शुरू हुआ, यूपीए तो पहले से था, लेकिन जब इंडिया तो वो सबसे आगे थे। लेकिन उन जैसे घोर धर्मनिरपेक्ष आदमी भी जब घोर प्रतिक्रियावादी पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, तो ऐसे में जयंत चौधरी के पास तो बहुत कम ताकत है और एक क्षेत्र विशेष में ताकत है। निश्चित तौर पर वो और उनके पिता राजनीति का जो मौसम है उसको देख कर के बदलते रहे। तो इस समय उनको लेकर के जो खबरें सुर्खियों में हैं, जो अफ़वाहें सुनने को मिल रही हैं, उससे मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएँ। इसमें आपको एक बात गौर करनी होगी कि संसद में अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो पूरे विपक्ष का सफाया कर रहा है अपने स्वार्थों के लिए, लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने पिछले 10 साल में देश से विपक्ष को एक-एक करके तोड़ा है। आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाएँ, वहाँ एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, पंजाब में चले जाएँ तो अकाली दल को छोड़ दिया। ऐसे ही जिस जहाँ उन्हें जगह मिली, वहाँ उन्होंने तोड़-फोड़ की और उनकी कोशिश रही
कि विपक्ष इतना कमज़ोर हो जाए कि सत्तारूढ़ दल को अगले 20 साल, 25 साल तक कोई चुनौती पेश न कर पाए। और ऐसी स्थितियाँ बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है, जयंत चौधरी जी नई पीढ़ी के राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्हें वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उस सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ इस समय जो मैदान में है वो इंडिया गठबंधन है, उसके सबसे बड़ा घटक कांग्रेस है और कांग्रेस ने अभी तक ये मोदी जी भी मानते हैं कि अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस का भूत तो सरकार के सिर पर भी सवार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो 10 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय नेहरू और इंदिरा गांधी की कब्रों को खोदते हैं, उनके उनके भाषणों का जिक्र करते हैं और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। तो उनका डर अपनी जगह है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत अनिश्चय का वातावरण है और जब हम आम चुनाव में उतर रहे हैं, ऐसे में ऐसी परिस्थितियाँ खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशांत जी। जैसे आपने कहा कि चुनौतियाँ लगातार विपक्षी दलों के सामने भी हैं और जो विचारधारा की लड़ाई है, उसको लेकर तमाम तरह की बाधाएँ भी सामने हम देख रहे हैं। लेकिन जो जयंत चौधरी का जो रुख रहा है, जो पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, वह लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी रहे हैं और अनेक मुद्दे वह प्रखरता के साथ उठाते भी रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन जो दिल्ली में हो, उसमें भी बड़ी भूमिका उनकी रही है, बड़ा मुखरता के साथ उन्होंने उसका विरोध किया है। हम देखेंगे जो रेसलर जो लड़कियाँ थी, जो पहलवान थी, जिस तरह से उनके साथ जो सरकार का जैसे दुर्व्यवहार हुआ है या जो उनकी माँगों को नहीं माना गया, उसमें भी जयंत चौधरी ने उनकी आवाज़ को ताकत दी, महिला पहलवानों की। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे रहे, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, जब लाठीचार्ज में की चपेट में खुद जयंत चौधरी आ गए थे। और एक उनका भाषण तो बड़ा वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं चवन्नी नहीं हूँ, जो इधर से उधर हो जाऊँ या पलट जाऊँ।" तो उसके बावजूद भी ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ एकदम सामने आ गई जयंत चौधरी के सामने, जो इस तरह की बातें उनको लेकर की जा रही हैं? जी। देखिए प्रसाद जी, जयंत चौधरी की राजनीति से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो युवा पीढ़ी के राजनेता हैं और वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए पिछले 1 दशक से राजनीति के मैदान में अपनी सीमित ताकत के साथ खड़े हैं, पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सत्तारूढ़ दल ने राजनीतिक दल चाहे वो 1 सांसद वाला हो, चाहे 4 सांसद वाला हो, चाहे 40 सांसद वाला हो, उसके ऊपर इतने प्रहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करना शुरू कर दिए हैं कि इन छोटे विपक्षी दलों को अपना वजूद बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी भी लड़ते-लड़ते अब शायद थक गए होंगे क्योंकि 1 दशक हो चुका है और सत्ता परिवर्तन की कोई गुंजाइश देश में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में उनके ऊपर दबाव हो कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ खड़े हों, अन्यथा उनके साथ भी ईडी और सीबीआई जैसे जो औज़ार हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और डर हर आदमी को लगता है। देखिए जयंत भाई युवा हैं, उनके सामने बहुत लंबा समय पड़ा है राजनीति करने के लिए। अगर वो इस आँधी में डटे रहेंगे तो उनका लाभ होगा और अगर वो ये एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो उस समुद्र में एक जैसे जो होती है ना आपकी बूँद जो खारी बूँद होती है उसकी तरह समा जाएँगे। तो ये उनको फैसला करना है कि इस समय जो स्थितियाँ हैं, वो उनके अनुकूल हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने अकेली दम पर भारतीय जनता पार्टी के 370 सीटों को जीतने का दावा किया है, तब से जयंत भाई कुछ अंदर से डरे हुए हैं और इसीलिए उनको लेकर के ये अफ़वाहें चल पड़ी हैं। हालाँकि उन्होंने खंडन किया है, लेकिन जब तक ये फैसला न हो जाए अंतिम तौर पर और वो राहुल गांधी की यात्राओं में आपको खड़े न दिख जाएँ, तब तक उन पर भरोसा करना बहुत जल्दबाज़ी है। जी, परिस्थितियाँ इसलिए रही कि इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं ऐसा दबाव देखा जा रहा है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अच्छा, इसमें अखिलेश यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो 7 सीटों की जो घोषणा अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी लोकदल के साथ और उसमें चर्चा ये है कि लोकदल को जो 7 सीट देने की उन्होंने बात की, उसमें 4 उम्मीदवार 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग होंगे जो लोकदल के सिंबल पर लड़ेंगे। तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इन्हीं बातों पर मतभेद दोनों नेताओं के बीच उभरे जो बीजेपी के साथ उनकी जो डील हो रही है, उसको उसकी तरफ वो बढ़े आगे। तो ऐसे में क्या लगता है या क्या ये भूमिका कुछ हो सकती है इस चीज़ की? देखिए, कौशिक जी निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी एक-एक सीट को लेकर के गंभीर है। तो ये गंभीरता मुझे विपक्ष में दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष को भी उतना ही गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे मैंने कहा जैसे कि चाहे 1 सांसद की पार्टी हो, चाहे 4 सांसदों की पार्टी हो, वो हर या जिसका कोई दल भी नहीं हो, उसके साथ भी सीट शेयरिंग के लिए तैयार है।
उसने अपने लिए 370 सीटें बचा ली हैं, बाकी सीटें सब वो बाँटने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने इस तरह का जो सीटों के बँटवारे का कोई भी गणित आज की तारीख तक सार्वजनिक नहीं किया है कि वो कितनी सीटों पर लड़े। मान लीजिए कांग्रेस सबसे बड़ा गठबंधन है, वो कह दे कि हम भाई 300 सीटों पे लड़ेंगे, 200 सीटों पे लड़ेंगे, बाकी सीटें गठबंधन के दूसरे घटकों के लिए होंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी पहल नहीं की गई और ऐसे में एक तरफ आम आदमी पार्टी है, उसने कह दिया पंजाब में हम 13 पे लड़ेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव उन्होंने पहली लिस्ट में घोषित कर दिया कि हम 11 सीटों पे लड़ेंगे। कांग्रेस को कितनी देंगे, कितनी नहीं देंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में जयंत चौधरी एक बहुत छोटी मछली है इस समुद्र की, सियासत के समुद्र की। उन्हें अपना वजूद बचाए रखना है और निश्चित तौर पर वो राजनीति उनकी जो है जाति पे आधारित राजनीति है, खाप की राजनीति है। अगर वो समझौते का फैसला जल्द नहीं करते, चाहे जिस पार्टी के साथ करें, चाहे वो एनडीए के साथ करें, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ करें, शीघ्रता उन्हें करनी पड़ेगी, अन्यथा उनका नुकसान हो जाएगा। और जो आपने अभी अखिलेश की बात की, तो अखिलेश भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता है। आप देखिए उनके व्यवहार से पहले कांग्रेस में खटास आई उनके रिश्तों को लेकर के, बाद में जैसे तैसे वरिष्ठ लोगों ने संभाल लिया। फिर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा, तो बहन जी पीछे हट गई, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो बड़े घटक हैं या जो छोटे घटक हैं, वो लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। उनका वजूद तो खतरे में पड़ेगा ही, ये आप मान के चलिए, अगर वो इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन वो लोकतंत्र का भी नुकसान कर रहे हैं और ऐसे में जयंत चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास मान लीजिए अगर 5 या 6 सांसद भी वो चुन के अपनी पार्टी के लाते हैं, तो वो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है और सत्ता पक्ष का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। कुल मिलाकर के इसीलिए सत्ता पक्ष उन पर लगातार निगाहें लगाए हुए है और इस कोशिश में है परोक्ष रूप से कि वो कैसे भी ये इनके एनडीए के साथ खड़े हो जाएं और इंडिया गठबंधन का साथ हो। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो एनडीए की आपने बात की, बीजेपी की बात की, कि वह बहुत छोटे-छोटे जो दल हैं या एक-एक सांसद के जो दल हैं या जिनका कोई आधार भी नहीं है, मतलब बहुत कम आधार है, उनके साथ भी वह आराम से सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय कर लेती है और उन्हें एक ऐसे लीडर को सम्मान देने में संकोच भी नहीं करती है, वह अपने साथ जोड़ने में। तो इंडिया गठबंधन में क्या ऐसी कौन-से कारण हैं जो इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं? जैसा आपने बोला कि ऐसा कोई स्वरूप अभी सीटों का कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा या किसकी कितनी सीट शेयरिंग का क्या हिस्सा रहेगा? ऐसा फ़ॉर्मूला इतनी देर क्यों हो रही है इंडिया गठबंधन की? उसके के पीछे क्या कारण आप समझते हैं? शायद ये कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए सत्तारूढ़ दल जो होता है उसके उसका जो गठबंधन होता है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। विपक्ष के पास केवल सीट शेयरिंग होती है। एक भरोसा होता है कि हम मिलके लड़ेंगे और जब अगर सरकार बनेगी तो मिलकर उसका हिस्सा बनेंगे और विपक्ष में भी रहेंगे मजबूती के साथ, तो एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय सीटों के। अगर वो सीटों के आवंटन में बंटवारे में थोड़ी उदारता बरतती और साफ गोई के साथ ये सब निर्णय 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले कर दी होती, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती। आप देखेंगे कि एक एक करके जो छोटे छोटे दल हैं, वो घबराहट में, डर से, दबाव से इंडिया गठबंधन से दूर हो रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी का आप नाम ले लें, चाहे अखिलेश यादव का नाम ले लें, और नीतीश तो जा ही चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है बड़े दल के नाते, क्योंकि विचारधारा की दृष्टि से आज भी वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी। लेकिन संख्या बल में भले ही संसद में उसकी उपस्थिति उतनी नहीं है, तो ऐसे में उसका ये दायित्व बनता है कि वो गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, उनके पास भी 28-29 सदस्य हैं, एक चला गया जेडीयू, तो अभी भी मौका है कि वो अपनी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको सुधारे, संभाले। जयंत चौधरी और जयंत चौधरी जैसे दूसरे जो घटक दल हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए यथाशीघ्र, यथाशीघ्र से मेरा कहने का मतलब है कि अगले 2-4 दिन में ही ये सीट बंटवारे का फैसला कर ले, तब तो इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में मुस्तैदी से चुनाव लड़ पाएगा, अन्यथा नतीजा वही ढाक के 3 पात होने वाला है। जी, 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 जी। अच्छा, चर्चा जैसे ये भी है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी, तो उसी दिन या उससे 1 दिन पहले ये जयंत चौधरी वाले एपिसोड को बीजेपी भुना सकती है।
तो इसके पीछे जो कारण है, जैसे हम देखते हैं जब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा आती है, तो उसके जब भी नीतीश कुमार का पाला बदल होता है, या पश्चिम बंगाल में जाती है, ममता बनर्जी का बयान सामने आता है कि वो एक तरफा चुनाव लेके बात करती हैं। उसी प्रकार झारखंड की हम बात करें, तो ये जो घटनाक्रम है, जिस तरह से जहाँ-जहाँ यात्रा पहुँचने वाली है जिस राज्य में, उस तरह के घटनाक्रम जो करने के जो बीजेपी के द्वारा प्रयास है, इसके पीछे क्या राजनीतिक संदेश है? देखिए प्रशांत जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की कोई सामान्य यात्रा नहीं है। निश्चित तौर पर इस यात्रा से राजनीतिक उथल-पुथल जहाँ से भी ये यात्रा गुजरी है, वहाँ हुई है और उसके परिणाम भी आम चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से भयभीत भी है, आतंकित भी है और उसकी कोशिश है कि इस यात्रा का प्रभाव जितना कम से कम किया जा सके, उतना वो करे और उसके लिए वो साम, दाम, दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। आप देखेंगे जब वो बिहार में पहुँचे तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की का घोषणा उन्होंने कर दी। जब वो दूसरे झारखंड में पहुँचे तो वहाँ हेमंत सोरेन पे जो है हमला बोल दिया उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब उत्तर प्रदेश में भी उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से आरएलडी को अगर हाँ, हमारे जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसको अगर तोड़ लें या उसको न्यूट्रल कर दें, तो उनकी बात बन सकती है और कांग्रेस का की इस न्याय यात्रा का जो असर इन क्षेत्रों में होने वाला है वो कम हो सकता है। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के पास अब वो वैसे छत्रप नहीं रहे जैसे 70-80 के दशक में होते थे। इन क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का क्षेत्र है, अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। तो इस समय उनके पास ना कोई चरण सिंह चौधरी है, ना उनके पास चरण सिंह चौधरी का लड़का अजित सिंह है। अब ले-दे के जो पौत्र हैं, तो ये भी अगर उनके हाथ से चले गए, विपक्ष के हाथ से, तो आप समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तो जीत यहीं हो जाती है। अगर वो इंडिया गठबंधन के टुकड़े कर दे, इंडिया गठबंधन की शक्ति को चुनाव से पहले छीन कर दे, तो आधा चुनाव तो उसने अभी जीत लिया। बाकी का चुनाव उसके बाद में मतदान के बाद जो जनादेश आएगा, वो मशीनों का भी जो लफड़ा, जो शंकाएँ आशंकाएँ हैं, वो अलग है। लेकिन अभी तो सेनाएँ सज रही हैं और सेनाओं की सजावट में ही अगर कमजोरी आ जाए, तो आप मान लीजिए कि गड़बड़ हो सकती है। तो ये मौका है, बार-बार मैं कहता हूँ और सब जगह मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लिए मौका है कि वो अपनी न्याय यात्रा के बचे समय से पहले अपने गठबंधन को मजबूत करे, जो असंतोष है घटक दलों में उसे दूर करे, सीट शेयरिंग का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता से सुलझा ले, तो उसके आगे की दिक्कतें कम हो सकती हैं। अन्यथा आज आरएलडी तक के दायरे में, कल कोई दूसरा घटक भी इसी दायरे में खड़ा दिखाई दे। जी, जी, जो शीर्ष एक ना फ़ॉर्मूला है, जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें, जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं, क्या उनके बीच वो समन्वय कि मतलब उस तरह से बन नहीं पाया है, जो तमाम तरह के अवरोध पैदा हो रहे हैं या विरोधाभास सामने आ रहे हैं? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के अंदर ही अगर आपस में समन्वय या उतना उचित कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसका बड़ा कारण माना जा रहा है, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी देखिए, भारत की राजनीति में अगर आप गठबंधन की राजनीति का युग देखें और तो इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और गठबंधन की राजनीति का पहला सिद्धांत ये है कि आप पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें, उसके बाद सीट शेयरिंग करें। इस मामले में अब जो गठबंधन है, मौजूदा गठबंधन है, वो लगभग नाकाम रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तो बात हुई ही नहीं है। सीट शेयरिंग के मामले में भी कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया। अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग राजनीतिक प्रकृति है, राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रकृति है, उसके हिसाब से कांग्रेस का ये दायित्व बनता था कि वो गठबंधन की परिकल्पना, नाम परिवर्तन के साथ ही गठबंधन तो था पहले से यूपीए, जैसे ही इंडिया गठबंधन नाम रखा था, उसी समय सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने मित्र दलों के सामने रख देते और कह देते कि इसमें जो भी आपको तरमीम करना है, जो भी संशोधन करना है, अभी कर दीजिए। उसके बाद हम जब साझा तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। दुर्भाग्य से ये फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। अलग-अलग राज्यों पर उनकी बैठकें हुई, लेकिन नतीजे बहुत सकारात्मक सामने नहीं आए हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो अभियान है, मोहब्बत की दुकानें आप खोलते रहिए, उससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा राजनीति पर पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, जैसे कि इंडिया गठबंधन है या जो भी पहले हमारे देश के अंदर जो गठबंधन की राजनीति होती रही है, उसमें कुछ नाम ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे गठबंधन को बनाने में या उसको संजो के रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का बड़ा नाम लिया जाता है, या हरिकिशन सिंह, जो सुरजीत सिंह है, उनका नाम लिया जाता है।
तो ऐसे में क्या ऐसे किसी बड़े नेता की कमी महसूस हो रही है इंडिया गठबंधन को जो सभी तमाम राजनीतिक दलों को एक सूत्र में पिरो सके या आपस में समन्वय स्थापित कर सके, जो जिसका सम्मान भी सभी घटक दल करते हैं और जिसकी पहुँच में भी सारे राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उनका आपस में समन्वय हो? देखिए कौशिक जी, ये तो समय की चाल है, वो दौर और था। उस दौर में जो राजनेता राजनीति में थे, वो या तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले थे, जैसे आपने हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम लिया, या जॉर्ज फर्नांडीस थे जो आपातकाल के युद्ध से बाहर निकले थे, आपातकाल की त्रासदी से लड़ते हुए बाहर निकले थे। दुर्भाग्य ये है कि आज की राजनीति में हमारे पास जो राजनेता हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, उनके उनमें कोई भी तपा हुआ नेता नहीं है, आरोपित नेता है, आक्षेपित नेता है। तो ऐसे नेताओं में के न होने से ये संकट आता है। कांग्रेस के पास खड़गे जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनसे वरिष्ठ अब सांसद कोई मेरे ख्याल से लोकसभा में है नहीं इस समय, और उनकी छवि भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का जो जिम्मा होता है, उसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति अगर नेता के पास नहीं है, चाहे वो कन्वीनर हो, चाहे अध्यक्ष हो, तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। और मुझे लगता है कि खड़गे जी इस हथियार से वंचित हैं। कांग्रेस की जो वंशवादी राजनीति बार-बार जिसका जिक्र होता है गांधी परिवार का, उसने उन्हें अध्यक्ष तो बना दिया है, लेकिन सार्वभौमिक अध्यक्ष नहीं बनाया कि सारी सत्ता उनके हाथ में हो, वो कोई भी फैसला कर ले। और शायद इसी वजह से इतने वरिष्ठ होते हुए भी वो अपने साथ के मित्र दलों के नेताओं को, उनके अध्यक्षों को, उनके सुप्रीमोस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि कांग्रेस जो कहेगी उस पर भविष्य में भी टिकी रहेगी। तो जो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य जो उत्पन्न हो रहा है देश के अंदर, उसमें जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इन्होंने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तावित किया था। तो उसको बिना देरी के घोषणा कर देनी चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा आपने कहा सबसे सीनियर नेता भी हैं गठबंधन के दृष्टिकोण में और शायद देश के विभिन्न पार्टियों की अगर बात करें चाहे सत्ता पक्ष की, उसमें सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ऐसे में बिना किसी देरी के ये उन्हें सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन को नेता का ऐलान कर देना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम या कोई अन्य जो भी उनमें सहमति बनती हो? नहीं प्रशांत जी, ऐसी कोई रिवायत विपक्ष में रही नहीं है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ें। आप अतीत में देखेंगे तो जब जब भी विपक्ष में गठबंधन बना है, रहा है विपक्ष में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन हो, चाहे ये कभी किसी ने नहीं कहा कि अगली बारी अटल बिहारी जैसा नारा किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। और अटल बिहारी का नाम भी इसलिए अगली बारी कहा गया क्योंकि वो 2 बार बुरी तरह से दुखी हुए। 13 दिन की सरकार गई, 13 महीने की सरकार गई। तो वो परिस्थितियां भिन्न थी। आज की परिस्थिति में आप अगर चाहें कि विपक्ष भी अपना चेहरा घोषित कर दे, तो ये तो सत्ता पक्ष चाहता ही है कि देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली का, चुनाव प्रणाली का जो स्वरूप है, वो बदल जाए, व्यक्ति केंद्रित हो जाए, राष्ट्रपति चुनाव जैसे दूसरे अमेरिका में होते उस तरीके से हो, नीचे के सारे नेता गायब हो जाए, चेहरा एक आप बता दें। और फिर तो जो राजनीतिक दल में उनके आंतरिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। यानी वो जीते हैं ना जीते हैं, जीत भी जाए तो उनके यहाँ चुनाव नहीं होना है, पहले से तय है कि साहब उनको ही प्रधानमंत्री बनना है। तो गठबंधनों में ये नहीं होता है, गठबंधन में पहले संख्या देखी जाती है, चुनाव के बाद नतीजे का आकलन होता है, कितनी सीटें किसके हिस्से में आई, किसको नेता होना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि गठबंधन में जो भी नेता बनता है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, वो बड़े राजनीतिक दल का ही होता है। और ऐसे में खड़गे जी का नाम है, सब जानते हैं, दूसरे दल भी जानते हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने उनका नाम रखा, लेकिन उससे घबरा करके नीतीश कुमार भाग गए। तो ऐसा अगर डर बना बना रहेगा तो गठबंधन चलाना बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तरक बढ़ावे शाखा। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो राम ने रच रखा है वही होना है और जो डर होता है घटक दलों में उसको भी दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि आपस का एक तो उनमें विश्वास स्थापित हो और एक-दूसरे से जो डर का माहौल कि कौन आदमी कौन-सी पार्टी बाजी मार लेगी हम दब जाएँगे। साथ ही दूसरा प्रश्न भी इसमें मैं जोड़ता हूँ कि जो बीजेपी के दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जैसे कहा जाता है कि मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है वर्तमान परिदृश्य के अंदर। उसके बावजूद भी उन्हें ऐसी कौन-सी आवश्यकता पड़ती है कि वह दूसरे जो घटक दल हैं या छोटी पार्टियाँ हैं, उनको मिलाने के भरसक प्रयास इसमें बीजेपी करती दिखाई देती है। देखिए, आपके पहले सवाल का उत्तर तो ये है कि इंडिया गठबंधन के पास इस समय बहुत कम समय बचा है, और वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं,
बेहतर हो कि वो अपने सारे घटक दलों को इस यात्रा में शामिल करें और जो प्रदेश के देश के जो अलग-अलग प्रदेश हैं, उनकी राजधानियों में सामूहिक रूप से सभाएँ करें। जनता को भरोसा दिलाएँ कि वो हम सब एक हैं, नंबर 1। दूसरे सवाल का उत्तर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डरे क्यों हुए हैं, क्यों विपक्ष को लगातार तोड़ रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि मोदी जी को मालूम है कि उनके हाथ में जितने तुरुप के पत्ते थे, वो एक-एक करके निकल चुके हैं। धारा 370 हट चुकी है, राम मंदिर बन चुका है, 3 तलाक का मामला हो गया है, यूसीसी का जो मामला है, वो भी उत्तराखंड में वहाँ की राज्य सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हो रहा है, उस पर भी उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में अगर उनके हाथ से उनका चेहरा जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे तेलंगाना में नहीं चला, जैसे कर्नाटक में नहीं चला, जैसे हिमाचल में नहीं चला, ऐसे अगर कुछ और राज्यों में कम होता गया, तो उनकी फजीहत हो जाएगी। तो वो 330 70 तो दूर, 303 तो दूर, 272 पे ही ना सिमट जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्ष जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर होगा, उतना ज़्यादा उनके चेहरे की चमक बढ़ेगी और उनका सिक्का उतना ज़्यादा चमकदार होगा। तो वो तो साम-दाम, दंड-भेद करेंगे, वो चूकने वाले नहीं हैं। ये विपक्ष को भी समझ लेना चाहिए और देश के मतदाताओं को भी समझ लेना चाहिए कि अब फैसला उन्हें अपने विवेक से करना है। इस चमक-धमक और दबाव से अगर फैसला करेंगे, तो वो लोकतंत्र के हित में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने और कार्यक्रम के अंत में आते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा के अंदर हम देखते हैं जन समर्थन दिखाई देता है। जिस तरह से लोगों की जो उसमें जमावड़ा दिखाई दिया, एक बड़ी संख्या दिखाई दी लगातार, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या झारखंड हो। तो उसके जो राजनीतिक संदेश हैं, वह क्या हैं और इससे कांग्रेस के अंदर क्या आत्मविश्वास की मजबूती आप देखते हैं? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी देखिए, भारत की राजनीति जो है बहुत ही विचित्र किस्म की राजनीति है। यहाँ यूरोप के और दूसरे देशों जैसी राजनीति नहीं है। यहाँ जनता अपने नेता से प्रत्यक्ष संवाद करने की आदी है। चाहे नेहरू जी के ज़माने से आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी रहीं, दूसरे भी प्रधानमंत्री रहे, छोटे बहुत क्षेत्रीय दलों के प्रधानमंत्री रहे, देवेगौड़ा जी जैसे, वो सीधे संवाद करते रहे। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। वो मन की बात भी दूरदर्शन से करते हैं, रेडियो से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बैठकों में जनता से बात करते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी एक शून्य भर रहे हैं सड़क पर निकल करके। तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास तो बढ़ता है और बढ़ेगा। विपक्षी दलों के लिए भी ये एक बहुत शुभ संदेश है कि वो भी अपने अपने इलाकों में इसी तरह से जनता से संवाद कायम करें और सत्ता परिवर्तन के लिए माहौल बनाए। तो अब देखिए, राहुल गांधी एक यात्रा पहले निकाल चुके हैं, उसका प्रतिफल उन्हें मिला। 2 राज्यों में उनकी सरकारें बनी और ये यात्रा उससे लंबी यात्रा है। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस की जो ताकत है आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो 18वीं लोकसभा के मुकाबले और ज़्यादा हो और उनकी सदस्य संख्या हो सकता है 100 पार कर जाए और अगर विपक्ष बिखरा, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की अतीत की तरफ चले जाए, 60 के और नीचे आ जाए। लेकिन ये उठा-पटक चलेगी, इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस तरह की यात्राओं को प्रतिसाद हमेशा मिलेगा, चाहे वो कोई भी दल निकाले। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह की यात्रा से एक संवाद स्थापित हो रहा है आम आदमी के साथ राहुल गांधी का, वह कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं, उसको जिस तरह से व्याख्या की है, आपने हर बताया कि उसके इफ़ेक्ट बढ़ क्या है या किस तरह से नुकसान किसको हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है। और मुझे विश्वास है, आप मार्गदर्शक चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही जो आज वर्तमान का ज्वलंत विषय है, उस पे बड़ी सार्थक आपने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की और बहुत सार्थक विषयों का विश्लेषण किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।